चलिए हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। और मेरा नाम प्रीति शर्मा है, ठीक है। काफ़ी साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए यार। पहले मैंने डीएवी कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है, रिसेंटली इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं। काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो आप ज़्यादा बताएंगे अच्छे से कि आपको समझ में आएगा तो, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज जीओसी स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक जब भी हम ट्वेल्थ के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक पोर्शन जो पढ़ेंगे ना, जो आपका बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट, जैसे 11th में जो था वो बेसिक्स बहुत सारे थे और ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर था, एक एल्कीन एल्काइंस और ये सब था। अब की बार हम लोग जो उसके अलावा जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं लाइक अल्कोहल, कीटोन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ने के लिए उनके अंदर कैसे रिएक्शंस होंगी, कैसे प्रोसीजर होगा, क्या रिएजेंट को क्या लेंगे, सबस्ट्रेट क्या लेंगे, उन सबको समझने के लिए हमें पहले जीओसी समझनी होगी। जीओसी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th में आपने जीओसी पढ़ी हुई है, तो मैं आपको वापस 11th पर ही लेकर जा रही हूँ, ठीक है। वापस हम 11th पर चलते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद हम 12th पर आएंगे। तो जीओसी स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते, डायरेक्ट अपने काम पर आते हैं कि हमें पढ़ना है, ठीक है। और आप राइट डाउन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपके पास होंगे नोट्स अवेलेबल, बट स्टिल आप राइट डाउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि हम जब हाथों से लिखते हैं नोट्स को तो ज़्यादा हमें समझ में आता है, बशर्ते हम PDF डाउनलोड करें, हम किसी की कॉपी कराएँ, हमारी हाथ के राइटिंग के नोट्स होते हैं वो ज़्यादा हमें समझ में आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई कि जीओसी होती क्या है। हम जीओसी की बात करते हैं। भाई जीओसी क्या है, हमारे पास में एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वो केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जब हो रहा है केमिकल चेंज तो उस दौरान उस मटेरियल में या उस कंपाउंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, समझ में आता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करें तो मैंने बोला कि भाई सबसे पहले तो क्या रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हम तो जनरली केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन होना, है ना। तो रिएक्शंस होती क्या है कि भाई रिएक्शंस वो पार्ट होती हैं जिनके अंदर या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हम बोलते हैं कि न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन। पुराने बंध टूटते हैं। इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम में? मिक्स है, मिक्स है, इंग्लिश है, ओके। तो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड द ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, समझ में आता है। दिस इज द चेंज, दिस इज द ड्राइवन फोर्स ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शन का ड्राइवन फोर्स क्या होगा कि भाई वो उसके अंदर नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे और ओल्डर बॉन्ड्स जो होंगे वो ब्रेकन होंगे, ठीक है ना। दीज आर द रिएक्शंस। तो जब भी रिएक्शंस होगी तो हमने बोला कि भाई हमारे पास में रिएक्शन में हमने बोला X एंड Y है, Z से रिएक्ट करता है तो X एंड Z बनाता है एंड Y को बाहर निकालता है, समझ में आता है। तो रिएक्शंस के हमारे पास में दो पार्ट हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हुआ, एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट हुआ। दिस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट और हम इसको सबस्ट्रेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी केमिकल चेंज होगा तो नेचुरल सी बात है एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो जो ओल्डर प्रोडक्ट्स थे या ओल्डर सबस्ट्रेट थे उनसे हमें एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो हमने बोला दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास में है रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट पार्ट और हमने दूसरा बोला प्रोडक्ट पार्ट होता है, समझ में आता है। अब हमारे पास को समझना है कि भाई इसमें रिएक्टेंट जो पार्ट है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। उसको फर्दर क्या किया गया, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। तो जो हमें प्रोडक्ट को क्लासीफाई नहीं किया, हमने किसको किया, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। और दो क्लासिफिकेशंस आर, एक तो हमने बोला कि भाई सबस्ट्रेट होता है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हमारे पास में रिएजेंट होता है। क्या हम जानते हैं रिएजेंट क्या होता है? क्या हमें पता है रिएजेंट्स क्या होते हैं? नहीं जानते। हमने 11th में प्रैक्टिकल्स किए हैं। क्या हमने कभी टेस्ट के लिए कोई रिएजेंट डाला जिससे टेस्ट आया हो? फॉर एग्जांपल मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट किया है, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किया आपने, तो हमने उसमें क्या डाला, कंपाउंड लिया, उसके अंदर वाटर ऐड किया, उसके अंदर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया, तो क्या हुआ,
एफरवेसेंस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, CO2 इज रिलीज्ड, राइट। और कैसे रिलीज होती है? एफरवेसेंस के साथ में, है ना। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपने डाला उसकी वजह से रिएक्शन हुई ना, उसकी वजह से रिएक्शन हुई, वो क्या हो गया? रिएजेंट हुआ। क्या हुआ? रिएजेंट हुआ, क्योंकि सबस्ट्रेट तो सबने ही लिया था, सबस्ट्रेट तो सबके पास ही था, है ना। तो जिसने उसके अंदर अनदर मटेरियल ऐड किया वो क्या कहलाया? रिएजेंट कहलाया। समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल, अब सबस्ट्रेट क्या होता है? अब हमको सबसे बड़ी समस्या ये होती है ऑर्गेनिक में, जनरल जब ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है तो मोस्ट ऑफ द लोग इसको स्किप करते हैं कि भाई सबस्ट्रेट बोलते कुछ भी हो सकता है सबस्ट्रेट, और रिएजेंट बोलते बहुत सारे रिएजेंट है यार हमारे पास में, बताओ तो सही कितने हैं, कैसे यूज़ किए जाएंगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो देखो हम बात करते हैं, उतार लें हम फटाफट, लिखिएगा ज़रा प्लीज़, लिखते भी जाइए, थोड़ा लिखोगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखोगे। GOC की बात करें जनरल, लिखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस are the reactions in which older bonds are broken and new bonds are formed. A general reaction can be written as लिखी हुई है ब्लैक बोर्ड पे, उतारिए। उतारा? ठीक। उसके बाद में लिखिएगा रिएजेंट और सबस्ट्रेट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वापस लिख रही हूँ यहाँ पे, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट्स। It is a part of a reaction, लिखिएगा, it is a part of a reaction on which reagent can attack. Reagent में लिखिएगा it is a attacking species. समझ में आया? तो सबस्ट्रेट तो क्या होगा? रिएक्शन का वो वाला पार्ट होगा जिस पर रिएजेंट अटैक करेगा, क्योंकि किसी की अटैकिंग के लिए हमारे पास में एक सबस्ट्रेट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर। अगर किसी को थप्पड़ भी मारना है तो हमारे पास बेस तो होना चाहिए ना। अगर मुझे थप्पड़ मारना है किसी को तो वो सामने खड़ा होना चाहिए। तस्वीर पे तो थप्पड़ मार नहीं सकते, है ना, मारेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए, और दूसरा है अटैकिंग स्पीशीज़। तो रिएजेंट क्या होता है? अटैकिंग स्पीशी होती है जो अटैक करती है। अब हम बात करते हैं कि भाई सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि एनवायरनमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसके अलावा तो कोई मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। समझ में आता है? तो कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो चाहे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ऑल आर बिहेविंग एज अ सबस्ट्रेट, all are behaving as a substrate। तो लिखेंगे all organic and inorganic molecules behaves as substrate, all। अब देखो यहाँ से हमारे पास में केसेस बन सकते हैं, जैसे लाइक केस 1, सबस्ट्रेट की बात चल रही है, अभी रिएजेंट हमने स्टार्ट नहीं किया है। सब केस 1 बोलता है कि इफ़ ऑर्गेनिक ही सबस्ट्रेट हो
और ऑर्गेनिक ही क्या हो जाए हमारे पास में, रिएजेंट हो जाए। ठीक है, ऑर्गेनिक ही सबस्ट्रेट हो और ऑर्गेनिक ही रिएजेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड बनेगा वो भी ऑर्गेनिक ही बनेगा। ठीक है, तो एक तो केस ये हो सकता है हमारे पास में, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज रिएजेंट। केस 2 क्या हो सकता है भाई, केस 2 हो सकता है कि एक इनऑर्गेनिक हो प्लस एक ऑर्गेनिक हो। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, डिपेंड करेगा कि रिएजेंट क्या है, इन दोनों में से रिएजेंट कौन होगा, सबस्ट्रेट कौन होगा। 2 तरीके के, ऑर्गेनिक भी बन सकता है, इनऑर्गेनिक भी बन सकता है। तो उसमें आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट केस 3 क्या हो सकता है हमारे पास में, दैट एक इनऑर्गेनिक हो प्लस सेकंड भी क्या हो जाए, इनऑर्गेनिक हो जाए। तो बनने वाला कंपाउंड जनरली हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे जनरली इनऑर्गेनिक में, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, उसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब हम लोग इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कुछ आप 11th में सीख कर आए हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये भी अच्छे कंपाउंड होते हैं, ये भी तरीके से लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, राइट, उसके अंदर क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, उसके अंदर हम लोग जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो एज अ रिएजेंट लेते हैं, या हम बोल दें कि हम एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। समझ में आता है क्या लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, एग्जाम्पल बता रही हूँ जस्ट, H2, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल। जिंक अमलगम ले लीजिए आप, लाइक सोडियम Hg, फाइन, ये सारे ही क्या हैं, सोडियम और C2H5OH, ये भी रिडक्शन के काम में आता है, रिडक्शन के फॉर्म में लेते हैं, रिडक्शन के लिए बिट्स रिडक्शन करते हैं इससे। समझ में आता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल्स या मेटल्स प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, कोई या एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, कुछ भी उसमें प्रेजेंट हो सकता है। फाइन, तो ये चीज़ें हमारे पास में एग्जाम्पल है किसकी, इनऑर्गेनिक की। अब हमको बताना है कि भाई अब ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो जनरली हम ये कहते हैं कि इनऑर्गेनिक एज अ कैटलिस्ट के या फिर रिएजेंट के फॉर्म में वर्क करेगा जब भी हमारे पास केस नंबर 2 होगा। समझ में आता है, जब केस नंबर हमारे पास 2 होगा तो जनरली इनऑर्गेनिक सब जो भी होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आता है जनरली। अब बात आती है इसके अंदर कोई भी कर सकता है, इसमें इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो चाहे इनऑर्गेनिक ये दोनों मॉलिक्यूल्स, कोई सा भी मॉलिक्यूल रिएजेंट की तरह वर्क कर सकता है, कोई सा भी सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर सकता है। नाउ वी कम टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कि अगर 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो कौन तो सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगा और कौन रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो यकीन मानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, वो सब आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिएक्शन देख के ही पता चलेगा कि अटैकिंग स्पीशी क्या है। समझ में आता है। तो इसमें आप लिखेंगे, उतारिएगा और फिर लिखिएगा, जल्दी तो नहीं है, बहुत तेज़ तो नहीं हो रहा। अच्छा, लिखेंगे इफ़, नोट डाल के लिखेंगे, इफ़ 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स react with each other, then molecule with large electron density, और maximum electron density भी आप बोल सकते हैं, maximum electron density behaves as reagent। अगर 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें से जिस पर भी मैक्सिमम लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो हमेशा रिएजेंट की तरह वर्क करेगी।
and another behaves as substrate. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए कि भाई क्या है. चलिए, CH3X RO नेगेटिव, बताएं विच वन इज सबस्ट्रेट. मैं रिएक्शन कंप्लीट नहीं करा रही हूँ, आराम से कीजिएगा रिएक्शन कंप्लीट. विच वन इज बिहेव एज अ सबस्ट्रेट एंड विच वन इज बिहेव्स एज अ रिएजेंट. टेल मी. आई थिंक RO सामने से दिख रहा है ना, RO, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर अभी ज़्यादा है. तो दिस इज बिहेव्स एज अ रिएजेंट. फाइन. और लीजिए. बताएं. RO या मैं बोलती हूँ कि ये पूरा पार्ट है ना रिएजेंट की तरह वर्क करेगा. बताएं. क्या है ये? पहचाना सा दिखता है. नाम सुना है कभी इसका? क्या क्या पहचाना? ऐसे देखिए, शायद आपको समझ में आए. व्हाट? कीटोन. क्या है? कीटोन. देखो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आफ्टर फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द फर्स्ट वन, राइट. तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत लेस है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगा? अपनी तरफ. यहाँ पर आया. तो अब देखो इसे, क्या ये रिएजेंट की तरह वर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. क्या हमें समझ में आता है जो मैंने यहाँ लिखाया है? क्या आपको वो समझ में आता है? होपफुली स्लो हो, पर आपको समझना है क्योंकि हमारी काफ़ी दिनों से पढ़ाई रुकी हुई है. ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी. चलो जी, बताएं. क्या मेरी कहीं भी बात आपको समझ में आती है? जो हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आती है? नहीं आई तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. ऐसा कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें क्वेश्चनिंग नहीं करनी है. क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप इनिशिएट ले रहे हैं. आप क्लास में प्रेजेंस ऑफ माइंड है. दो तरीके के प्रेजेंस ऑफ माइंड होते हैं. एक क्लास में होता है और एक क्लास में होकर भी कहीं और होता है ना. चल, दीज आर द एग्जाम्पल. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर देयर जो आप, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि दीज आर बिहेविंग एज अ रिएजेंट्स. और दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. दोनों ही एक तरीके से क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है. तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई रिएक्शन दी जाए और उसमें पूछा जाए कि विच वन इज अटैकिंग स्पीशीज, तो आप बता सकते हैं ना. बिल्कुल. चलिए, नाउ वी कम टू द सबस्ट्रेट. सिर्फ इतना ही है. अब हम बात करते हैं रिएजेंट्स के बारे में. अब आप देखेंगे कि रिएजेंट्स में, क्योंकि रिएजेंट्स में जनरली रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. जनरली रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. समझ में आता है ये तो हमें. तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो रिएजेंट्स होंगे या तो वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा या वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा. दो ही तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं. या फिर हम एक और प्रोसेस बोलते हैं कि पाई बॉन्डेड एटम्स हों, इनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हों, जो ले सकते हो, जो आने वाले सबस्ट्रेट से क्या ले सकते हो? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हो. डी ऑर्बिटल, ब्लैंक डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हों, तो वो सारी स्पीशीज़ जो होंगे हम उनको बोलते हैं न्यूट्रल. समझ में आता है? तो मोटे तौर पर, मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ, मैंने बोला रिएजेंट्स जो हैं उनको मोटे तौर पर हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली रिएजेंट्स को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. पहला हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं, है ना. चार्ज स्पीशीज दो तरीके से कर लीजिए. एक तो हम बोलते हैं चार्ज्ड स्पीशीज होंगी, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है. और दूसरा हम बोलेंगे न्यूट्रल स्पीशीज. न्यूट्रल स्पीशीज समझ में आता है?
उसके बाद में हम रिएजेंट्स को पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के अकॉर्डिंगली हमने रिएजेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकली हमने क्लासिफाई किया दो तरीके से, एक चार्ज स्पीशीज़ और एक अनचार्ज स्पीशीज़ या न्यूट्रल स्पीशीज़। उसके बाद में हमने चार्ज स्पीशीज़ को फर्दर क्लासिफाई किया। अब हमने क्लासिफाई किया कि भाई एक तो होगा इलेक्ट्रोफाइल, या हम ऐसे बोल सकते हैं फाइन, और एक होता है हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल। समझ में आता है? एक हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल, एक हमने बोला न्यूक्लियोफाइल। हम एक एक करके पढ़ते हैं भाई, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल हम किसे बोलेंगे और न्यूक्लियोफाइल हम किसे बोलेंगे। देखो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल, और इधर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। सबसे पहले तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, इसे हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लस कहते हैं फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। समझ में आता है? दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है न्यूक्लियस प्लस फाइल, इसको भी हम बोलते हैं, न्यूक्लियस को तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और दूसरा होता है लविंग। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा सेपरेशन की हमें ज़रूरत है ही नहीं। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं। कैसी होती हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर, दे लव्ड इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। नेचुरल सी बात है, जिसकी कमी होगी उसी को लव किया जाएगा, है ना? जिसकी कमी होगी उसी को ये क्या करेगी, चाहेगी। तो चाहती किसको है? इलेक्ट्रॉन्स को चाहती है, या उन स्पीशीज़ को चाहती है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर भी इसको ऐसी स्पीशीज़ दिखेगी वहाँ जाकर अटैक करेगी और अटैकिंग करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी। आता है समझ में? नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप इसके बारे में? एनीथिंग एल्स कि हम इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं कुछ? नहीं, इतना सफिशेंट है। चल इधर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, रिच स्पीशीज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट। बोल सकते हैं हम इसे, कहाँ पर अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट पर अटैक करेगी, वहीं पर जाकर अटैक इसके होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। एक जनरल हमने बोल दिया कि जनरल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन में इनका डिफ्रेंसिएशन होता है वो ये होता है। उतारे हो गया? चल इलेक्ट्रोफाइल एक एक को अलग से पढ़ना शुरू करते हैं। हम पता करते हैं कि भाई कौन से इलेक्ट्रोफाइल, हमारे पास इतने एनवायरनमेंट में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से मैं पता करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल को किस तरीके से लेना है, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, तो कौन सा है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, कौन सा है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। देखो फर्दर इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सटर्नल सोर्स से लेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ भाई, इलेक्ट्रोफाइल्स आर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से। अब सोर्स का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स से वो क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे। फर्दर इनको क्लासिफाई किया गया है, जैसा कि हमने कहा था, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और दूसरा न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में वो सारी स्पीशीज आएंगी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पर एक कंडीशन है कि हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकती। हर इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ में आता है, हर इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बट हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज रिमेंबर, फाइन।
तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के में क्या ले सकते हैं हम लोग, देखो मैं बोल रही हूँ R+ ले लूँ, कार्बोकेटायन, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। मैं बोलती हूँ H+, और क्या लिख सकती हूँ Br+, क्लोरीन प्लस, आयोडीन प्लस, है ना, फ्लोरीन प्लस भी हो सकता। और क्या हो सकता है हमारे पास में, एनी अदर स्पीशीज बताएं। NO+, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। एक होता है NO2+ नाइट्रोनियम आयन, हो सकती है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। एक एजोबेंजीन C6H5N2 पॉजिटिव स्पीशीज, दिस इज कॉल्ड एजोबेंजीन। डाई फॉर्मेशन होता है, उसमें काम में आता है। जितनी भी डाइज होती है ना, कलरफुल डाइज, उनके अंदर मेन सबस्ट्रेट ये होता है, या आप ये बोलते हैं कि मेन जो बेसिक यूनिट जो होती है, बेसिक यूनिट जो होती है डाइज की, वो ये होती है। दिस इज कॉल्ड बेसिक यूनिट या सबस्ट्रेट यूनिट होता है, उसमें आता है। तो एजोबेंजीन हो गया हमारे पास में। और क्या हो सकता है, पिरिडीन हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ में भी हो सकता है कई बार, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये। तो दीज आर द स्पीशीज विच आर बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इनके ऊपर आकर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या करेगी, अटैक करेगी। समझ में आता है। ये तो थी चार्ज स्पीशीज, ये तो कैसी थी, चार्ज स्पीशीज, जिन पे हमें समझ में आ रहा है कि भाई इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। बट मैं पूछती हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या अमोनियम आयन बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये आप मुझे बताएंगे। आपने पढ़ी है GOC 11th में, भूले तो नहीं है ना हम, चल फिर आप मुझे बताएंगे क्या अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा, नहीं करेगा। दिस इज नॉट द इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट पॉजेस, लिख लीजिएगा, इट पॉजेस पॉजिटिव चार्ज बट इट डज नॉट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये नोट डाल के लिखेंगे आप, अमोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। उदाहरण फटाफट, और 2-4 स्पीशीज याद आए तो लिख लो यार। दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। एल्कीन का जब ब्रोमिनेशन हेलोजिनेशन कराते हैं, एल्कीन्स का जब भी हेलोजिनेशंस कराते हैं, चाहे हम आयोडीन के साथ कराएं, तब ये ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन करता है। इट्स नॉट ब्रोमाइड आयन, दे फॉर्म अ ब्रोमोनियम आयन, ठीक है, या क्लोरोनियम आयन या आयोडोनियम आयन, वो फॉर्म करते हैं। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, पर बिहेव दोनों की तरह करते हैं ये। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल्स में, न्यूक्लियोफाइल्स में भी लिखेंगे हम इनको वापस। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस। नहीं पढ़ा? या तो इस वाली क्लास में है या अभी मतलब या तो 12th में है या 11th में है, कहीं है 11th में आई थिंक। जब आपने GOC पढ़ी होगी ना तभी मैम ने पढ़ाया, या P ब्लॉक पढ़ा होगा ना, P ब्लॉक तब पढ़ाया होगा मैम ने एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम GOC में लेंगे, GOC का भी पार्ट होता है वो, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस। नहीं पढ़ाए तो डरने वाली बात नहीं, हम पढ़ा देंगे। हो गया, मिटा दें इसे।
नेक्स्ट स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई न्यूट्रल स्पीशीज़ क्या हो सकती हैं। अब देखो न्यूट्रल स्पीशीज़ हमारे पास में बहुत सारी तरीके की हो सकती हैं, टाइप्स में डिवाइड है कि जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, जो न्यूट्रली होती हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं हम इनको। उसमें देखो पहला मैं बोलती हूँ टाइप 1। टाइप 1 में मैं बोलती हूँ कि भाई एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। बहुत अच्छे से पता है आपको क्या है, बताएं क्या हो सकती हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। आप बताएं कि कौन से ऐसी स्पीशीज़ हैं या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिनके अंदर एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। लुईस एसिड्स का नाम सुना है आपने? क्या होते हैं लुईस एसिड्स? किन्हें कहते हैं हम लुईस एसिड्स? बहुत बेसिक्स टर्म्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। तो ये नहीं पता है ना आपको, तो आप यकीन मानिए कि जब हम रट्टाफिकेशन करते हैं ना ऑर्गेनिक का, क्या हम बोलते हैं जनरली जो टीचर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई रट्टाफिकेशन कर लो, रिएक्शंस तो आपको ऐसे ही रटने हैं। हमें भी ऐसे ही बोला गया था, देखो हम जब पढ़ते थे ना हमें भी हमारी टीचर्स ने ऐसे ही बोला था, रिएक्शंस तो आपको याद करनी पड़ेंगी। और मैं मानती हूँ कि रिएक्शंस हमें याद करनी पड़ती हैं, पर अगर हम उस रिएक्शंस के टुकड़े कर दें और उन टुकड़ों को अगर हम समझ लें तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये याद करना पड़ेगा कि भाई रायमर-टिमान रिएक्शंस कौन सी है, ये मुझे याद करना पड़ेगा। फ्रिडल-ग्राफ रिएक्शन कौन सी है, तो ये मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें नाम के साथ साथ में नाम अगर जुड़ गया कहीं पर भी, नेम रिएक्शन आ गई, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिएजेंट स्पेसिफिक हो गया, तो वो मुझे याद करना है, वो मुझे समझ में आता है। पर अगर जनरल रिएक्शन दे दी और उसके बाद में वो बोले कि आप इसको ना रटो, वो क्यों रटे भाई? हम इतना सारा होता है रटने के लिए ऑलरेडी। ऑर्गेनिक मतलब हमारे पास में इनऑर्गेनिक तो पूरी रटने की है ना। एग्जाम्पल से आप बोल सकते हैं कि आंसर्स करता है उससे पहले तो एक्सेप्शंस डाल देता है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? आंसर करता है उससे पहले ही कह देता है एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, सारा सब एक्सेप्शन है, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और लुईस एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉलिंग अ लुईस एसिड्स। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ, आपको नहीं है तो मैं बोल देती हूँ, देखो BCl3, BBr3, है ना, BF3, ये BF3 बॉयफ्रेंड नहीं है, BF3 है, बोरोन और फ्लोरीन है। समझ में आता है? तो ये सारे क्या हैं, इनके अंदर बोरोन के पास में देखो, बोरोन क्या है, बोरोन का एटॉमिक नंबर बताओ भाई, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, दिस इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल यही है ना। इसके बाद में देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है कैसे? जैसे मुझे BCl3 का निकालना हो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, वैलेंस शेल की ही बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट में तो यही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2, 2s, 2p, 1s2, 2s1 और 2p2, यही हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। देखो क्या p ऑर्बिटल खाली है? कोई सा भी हो सकता है यार, px, py, pz। मैं बोलती हूँ pz खाली है, मैं बोलती हूँ px खाली है, मैं बोलती हूँ py खाली है, कोई सा भी खाली हो सकता है। मुझे तो एम्प्टी चाहिए ताकि सामने वाला आए और मेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर चला जाए। मुझे तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से मतलब है। अब देखो आप यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो भी p1। इसीलिए ये सारे मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं हमें, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं मुझे, 2। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक क्लोरीन यहाँ आएगा अटैच्ड, एक क्लोरीन आया अटैच्ड, एक और क्लोरीन आया अटैच्ड, BCl3 फॉर्मेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका,
sp2। समझ में आता है? अब आप यहाँ देखें, एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है, तो इसका मतलब ये BCl4 नेगेटिव में चेंज हो सकता है ना। मान लो कि कोई क्लोरीन आए और क्लोरीन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं कि नहीं। आके डोनेट कर दे, पूरा का पूरा डोनेशन कर दे, इसमें दोनों डोनेट कर दे एक साथ, तो हमारे पास में क्या बन सकता है, BCl4 नेगेटिव। और भी एग्जांपल ले लो, इसमें AlCl3 भी ले सकते हो, पर इसमें d ऑर्बिटल्स ब्लैंक होते हैं। इसमें क्या होंगे, d वाले में ले लेंगे अपन इसको। AlCl3 भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो समझ में आया, टाइप 1 ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल के अंदर एम्प्टी p ऑर्बिटल स्पीशीज, वो स्पीशीज जिनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो। अब आपको देखो ऐसे आना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैम ने बोला कि एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे, तो मैंने आपको निकाल कर भी बताया है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे टिप्स पर होना चाहिए। कार्बीन का नाम सुना है क्या कभी? कार्बीन का नाम सुना है? नहीं सुना है, सुनाते हैं, सुनाएंगे। कार्बीन का बिल्कुल नाम नहीं सुना आपने? उतारा आप लोगों ने? देखो कार्बीन भी इसके अंदर आ सकता है। कार्बीन एक्चुअली ये भी इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे आप कार्बन। जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगी आपको तब अपन पढ़ेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट होता है कार्बन, और कार्बन हमारे पास में दो तरीके का होता है। कार्बन देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, CH2 ऐसे, ये एक स्पीशी होती है ना, दिस इज कॉल्ड कार्बन। ठीक है, दो तरीके की होती है, बाद में वहाँ बात करेंगे, अभी तो लिख लीजिएगा। एक होती है सिंगलेट और एक होती है ट्रिपलेट। अब इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे कहते हैं, इसके बारे में हम जब पढ़ाएंगे तब हम वहाँ बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सिंगलेट और ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से हम इसे सिंगलेट और ट्रिपलेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसके अंदर टाइप 2 न्यूट्रल स्पीशीज ही है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। टाइप 2 स्पीशीज विच कंसिस्ट एम्प्टी d ऑर्बिटल। पहले हमने p ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एम्प्टी d ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखो स्पीशीज विच कंसिस्ट एम्प्टी d ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला अभी लिखवाया था AlCl3 तो हो ही सकता है, उसके अलावा क्या हो सकती है? FeCl3 हो सकता है, एक होता है FeCl2 हो सकता है, एक ZnCl2 हो सकता है। ये सभी क्या है जिनमें d ऑर्बिटल्स एम्प्टी प्रेजेंट होते हैं, वो जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे ये जो होता है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का रिएजेंट होता है, ऑर्गेनिक में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो पहले फ्रीडल-क्राफ्ट इससे रिएक्शन करता है, फिर रिएक्शन में आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके पास में एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं एल्यूमिनियम के पास में, इसलिए ये AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे। समझ में आता है? तो यहाँ पर एम्प्टी d ऑर्बिटल्स की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप, टाइप 3 मॉलिक्यूल और स्पीशीज which consist low lying sigma या empty low lying, ऐसे लिख लीजिएगा, empty low lying sigma anti bonding orbitals। ऐसे स्पीशीज़ और मॉलिक्यूल जिनके अंदर लो लाइन एम्प्टी होते हैं, लो लाइन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो खाली होते हैं। लो लाइन का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? MOT पढ़ी हमने, क्या हमने MOT पढ़ी है? हमें MOT बनानी आती है किसी भी मॉलिक्यूल की। तो हम अगर MOT बनाएंगे और उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो जो हमारे एंटी बॉन्डिंग होते हैं
है ना, जो हायर एनर्जी के होते हैं वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। सिग्मा वाले, पाई वाले नहीं, सिग्मा वाले, वो अगर खाली होंगे तो हम उनको भी किस में ले सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में ले सकते हैं। ये सारे हेलोजेंस आएंगे इसके अंदर, Br2, Cl2, है ना, I2, ये सारे किस में आएंगे, लो लाइंग वाले में आएंगे। ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होगा, जितने भी हेलोजेंस हैं आप इनके एमओटीज बनाएंगे तो आप देखेंगे, बना के आइएगा, आपके लिए होमवर्क होगा ये एक छोटा सा, कि किसी भी एक का, दो का, चाहे ब्रोमीन और क्लोरीन का, चाहे क्लोरीन और आयोडीन का, किसी भी दो का आप एमओटी बना के आएंगे। क्या बनाएंगे, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा सिग्मा जो ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो क्या होगा, खाली होगा। अगर खाली होगा तो कोई भी स्पीशीज़ जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो क्योंकि डोनेशन ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आता है। चलिए देखो, हमने हेलोजन दो जगह पढ़ लिए हैं, दो बार या दो तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप फोर्थ के अंदर आप लिखेंगे स्पीशीज इन एटॉमिक स्टेट। कोई भी स्पीशीज एटॉमिक स्टेट में, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा, कोई भी स्पीशीज हो वो हमेशा किस में, एटॉमिक स्टेट में अगर होगी तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगी। अगर एक प्रेजेंट होगी तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। लाइक हाइड्रोजन भी हो सकता है इसमें, है ना, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन F2 के फॉर्म में रहता है ना, तो F हो सकता है इसमें, है ना। कोई भी ऐसा एटम के फॉर्म में प्रेजेंट हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम के फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। एंड लास्ट टाइप 5, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद पाई बॉन्ड्स, जिनके अंदर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। देखो SO3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये यहाँ आ जाए तो S पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आता है। कीटोन अभी बताया था, ऑक्सीजन यहाँ आ जाए, कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो। अगर मैं CH3H लगाती हूँ तो एल्डिहाइड, अगर मैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3 लगाती हूँ तो कीटोन। ये वाला कार्बन पॉजिटिव की तरह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लें आप RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये तो बेसिक्स ले ही लिया हमने। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स किस में आएंगे, और आप ले सकते हैं इसमें लाइक RSH और एक मिनट, RSH मत लीजिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है एक्चुअली। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ये ले सकते हो आप। इसी के अंदर एक और ले सकते हो, थायोसाइनाइड है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, एक मिनट, थायोसाइनाइड है ये एक तरीके से, है ना। इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप, लाइक RS डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। उसके अलावा अभी याद आया ना, फिर से रह गया। लिखो, इतने तो लिखो, याद करने तो। कहीं जाना है किसी को? जल्दी तो नहीं है ना ज़्यादा जाने की? समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहा? फर्स्ट क्लास है ना यार, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है। चलो, मैं अभी आपको जानती नहीं हूँ ना कि यहाँ भी ज़्यादा बातें करें तो अपन कैसे हो सकता है, पर जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। पढ़ेंगे तो मैं भी समझ जाऊँगी आपको, और आप भी मुझे समझने लग जाएंगे, है ना।
अरे मेरे को याद आया था, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था और वो मुझे स्किप हो गया इसके चक्कर में। हाँ, किटीन याद आया था। यस, किटीन देखा है कभी किसी ने? दिस इज कॉल्ड किटीन। ये क्या है? किटीन होता है, डबल बॉन्ड साथ में होते हैं कंटिन्यूएशन में, किटीन कहलाता है ये, ठीक है। दिस इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ पाई बॉन्डेड सबस्ट्रेट, मतलब इसमें पाई बॉन्ड जो होंगे वो प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल एक जो जब भी पाई बॉन्ड क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, और इनके आपने देखा इन सभी में एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ा हुआ है सभी के साथ में। देखेंगे आप, नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपैरिजन टू कार्बन, है ना। उधर इधर भी नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर ऑक्सीजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देखेंगे कि इस वाली स्पीशीज में जो पाई बॉन्डेड बनी हुई हैं उनके अंदर सभी में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो इसके साथ में जुड़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, जब जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो पास वाली स्पीशी है जहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठ रहा है, जैसे ये वाली, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। समझ में आता है? दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखेंगे इतने सारे तरीके के हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो अब आपको इसको याद करना है, याद मतलब ऐसा नहीं कि आपको बस थॉरली एक दो बार इसको चेकआउट करना है, देखना है। क्या मैंने ऐसे नहीं बोला लेके बैठे रहना जब तक एक एक याद नहीं हो जाए तब तक हमें याद करना है, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, थॉरली 2 से 3 बार इसको अपनी आंखों के सामने से निकालना। ऐसे भी मत निकालना कि बैठे हुए और मैगजीन पलट रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। तो जैसे ही आप देखेंगे, जब भी आप इतना थॉरली 3 से 4 बार अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपको रटने की तो कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। और उसके बाद में आप आराम से जब भी किसी भी मॉलिक्यूल को देखोगे, आप आराम से बताओगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन देखते ही बता दोगे कि मैम ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आता है समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। नाउ वी कम टू द न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बात करते हैं। क्या है ऐसा? चलिए न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स को भी देखो फर्दर क्लासिफाई किया गया है हमने। लाइक हमने बोला कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर स्पीशीज। लोन पेयर स्पीशीज़ मतलब जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, है ना। हम इसको न्यूट्रल में लिख सकते हैं, हम ज़्यादा बेस्ट होगा, आप इसको न्यूट्रल स्पीशीज़ लिख लो। न्यूट्रल स्पीशीज़, पाई बॉन्डेड स्पीशीज़, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ के एग्जाम्पल्स बताएं आप, पढ़ा है ना हमने। क्या हो सकते हैं जिन पर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, मैं बोलती हूँ OH माइनस, OR माइनस, है ना, CH3, C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। फिर देखो ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड ले सकते हैं अभी तो हम फ्लोराइड को, और है ना, और क्या हो सकता है इसमें, नेगेटिव चार्ज ले लो भी, NO2 माइनस भी होता है क्या, होता है ना, होता है कि नहीं होता, होता है। और NO3 माइनस नहीं होता, होता है। चलो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आ गई, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ले लो। और कौन सा, जितना आपको आता है, जितना मुझे याद है उतना मैं बता देती हूँ, बताएं। और मैम आपको तो याद होना ही चाहिए, नहीं? और क्या ले सकते हैं हम लोग, यार और क्या ले सकते हैं, OR माइनस हो ही गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेगेटिव वाला हो ही गया, करेंगे इनफ है। और अगर अमीन वाला, अमाइड ले लो, NH2 माइनस, अमाइड हो सकता है। These are the examples of charged species, negatively charged species,
जितने भी नेगेटिवली चार्ज होंगे उन सब की यहाँ पर लिस्ट हमने पकड़ा दिया आपको। आराम से पकड़ के बैठो और यूज़ टू हो इनसे, जितना ज़्यादा इनसे यूज़ टू होगे ना उतनी जल्दी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो सब आपके चैप्टर्स हैं वो आपको आराम से आएंगे। यूज़ टू नहीं हुए ना तो नहीं आएगी, फिर रटनी पड़ेगी। उसके लिए फिर मैम के ऊपर दोष नहीं है कि मैम ने नहीं पढ़ाया या मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया। सारी टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं, बस ये होता है कि हमारा पढ़ाने का सबका तरीका अलग होता है। समझ में आता है? ऑल टीचर्स आर, वो टीचर बनी इसलिए हैं क्योंकि वो पढ़ कर आई हैं खुद और पढ़ाती हैं, उनको आता है इतना सब कुछ। और एक्सप्लेनेशन में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है ना। जैसे हम भी आज पढ़ते हैं जब किसी भी हायर उसके लिए, तो हमें भी ऐसा लगता है कि भाई उसका हमें समझ में नहीं आ रहा, तो 2-3 बार जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में हम डिसीजन दे दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल स्पीशीज़। अब न्यूट्रल स्पीशीज़ में देखो क्या होगा, मैं बोलती हूँ कि भाई लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। हाँ, अरे मेरे को लगा मेरे को बोल रहा है चलो, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर प्रेजेंट कहाँ पर होंगे? जितने भी स्पीशीज़ जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो मैंने बोला NH3 लोन पेयर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। फिर मैंने बोला RNH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। मैंने बोला R2NH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। फिर मैंने बोला R3N न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। उसके बाद में मैंने बोला ROR कि क्या है ये, ईथर, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ROH एल्कोहल, ये तो सबको पता होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। HOH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। और क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। HOH हो गया, ROH हो गया, RSH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि S के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, होते हैं नहीं होते हैं, देख लेना भाई। तो RSR पता करके आना भाई, होते हैं कि नहीं होते हैं। ये काम आपका है कि मैम ने सही लिखवाया है कि नहीं। RSR ये भी ईथर ही है, इसे थायो ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? थायो ईथर। ये थायो एल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है? थायो एल्कोहल, दिस इज कॉल्ड थायो एल्कोहल। और ये हो गया हमारा थायो ईथर। फंक्शनल ग्रुप पता है ना कौन कौन से होते हैं हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप पता है हमें कितने तरीके के होते हैं? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? काउंट 10 होते हैं, 15 से ऊपर होते हैं एक्सचेंज कर करके, है ना। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो 12-13 स्पेसिफिकली जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। और तो हर मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे, केमिकल और जो रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं सभी की। चलिए, क्या हमें समझ में आता है न्यूट्रल स्पीशीज़ में? पाई बॉन्डेड में आप स्पीशीज़ क्या ले सकते हैं? पाई बॉन्डेड में जो भी है पाई बॉन्ड वाली स्पीशीज़ है ना, पर उनके साथ में क्या नहीं होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप इसे पाई बॉन्डेड को ना रहने ही दें, ठीक है, क्योंकि ये जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स में आ जाते हैं। आप उन्हीं जो इलेक्ट्रोफाइल में लिखा है ना, हम उन्हीं को लिख सकते हैं यहाँ पर। ये और हम लिख सकते हैं CNS या NCS, ये सारे ही पाई बॉन्डेड होते हैं। इनको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें एक हिस्सा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। देखो जैसे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये यहाँ उठ के गया तो 2 साइड हो जाएंगी इसके पास में, एक इलेक्ट्रोफिलिक साइड है और एक न्यूक्लियोफिलिक साइड है। तो हम ऐसे जो होते हैं उनको एम्बीडेंटेट भी बोलते हैं। एम्बीडेंटेट का मतलब समझते हैं क्या? 2 साइड्स आर देयर, 2 अटैकिंग साइड्स होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, बट एट द सेम टाइम और एट अ पर्टिकुलर टाइम ओनली 1 बॉन्ड इज फॉर्म।
किस कभी भी जब भी साइड अटैक करेगी तो एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, भले ही दो साइड उनके पास प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रोफाइल की साइड प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोफाइल की साइड प्रेजेंट है, बट जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ओनली वन साइड इज यूज्ड, एक ही साइड यूज की जाएगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। समझ में आता है? कोई दिक्कत है क्या? हमें यहाँ तक समझ में आता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स हमें समझ में आते हैं, उनकी लिस्ट हमें समझ में आती है। तो मैंने आपको बोला है कि आपको लिस्ट को रटना नहीं है, हमें सिर्फ 3 से 4 बार उसको देखना है और 3 से 4 बार देखने के बाद में थोरोली नज़र डालनी है ताकि हम इनको पहचान सकें जब भी कोई रिएक्शन दी जाए। अगर मैं ये पहचान लूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है तो मैं आराम से क्या कर सकती हूँ, रिएक्शन को कर सकती हूँ। ठीक है, और जब रिएक्शंस पढ़ाऊँगी तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे कि कैसे रिएक्शन को किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हमने बेसिक्स चीज़ें पढ़ी कि पहले हमने पढ़ा कि रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शंस में कौन सी दो चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। हमने बोला सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के केसेस बनते हैं सबस्ट्रेट में, वो हमने पढ़ा। सबस्ट्रेट पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा कि भाई रिएजेंट्स क्या होते हैं। रिएजेंट्स में हमने बोला कि 2 तरीके के रिएजेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इसके अलावा कोई रिएजेंट नहीं होता। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। उसके बाद में हमने उनके बारे में सारा पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स में आएंगी, कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो न्यूक्लियोफाइल्स में आएंगी। अब हम लोग एग्जैक्टली बेसिक पॉइंट पर चलते हैं कि जब रिएक्शंस, हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना, यही पढ़ा था। मैंने क्या बोला था, कोई भी रिएक्शंस वो किससे मिलकर बनेगी, या न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड है ना, एंड ओल्डर बॉन्ड्स आर, या ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब ब्रोकन जो होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है वो किस तरीके से होता है उसकी बात करते हैं। तो देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन कि बॉन्ड डिसोसिएट कैसे होंगे। तो देखो बॉन्ड को डिसोसिएट, अब डिसोसिएशन कह लो या फिजन कह लो, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें। जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, क्योंकि रिएक्शन में इसका होना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड फिजन होता कैसे है। देखो बॉन्ड फिजन 2 तरीके से होता है, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज का होमो का मतलब सेम, लिटिक का मतलब फिजन या डिसोसिएशन। लिटिक का मतलब क्या होता है, फिजन या फिर डिसोसिएशन। ठीक है, तो होमोलिटिक का मतलब सेम डिसोसिएशन। अब सेम डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक स्पीशी है ए और ए, या मैं कह दूं कि भाई मेरे पास एक स्पीशी है ए बी, फाइन। जब भी ए बी किसी भी बॉन्ड को, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि ये वाला बॉन्ड मेरा कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड भाई कब बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होती है। 2 जने होंगे, दोनों एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, उनसे क्या बनेगा, पार्टनर से इक्वल पार्टनरशिप होगी। अब देखो होमोलिटिक का मतलब सेम, कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो, है ना, मैंने बोला इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये ब्रिज बना हुआ है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उसमें क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले। दोनों के बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड को बिल्कुल इंटर बिटवीन से कट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो 4 सेंटीमीटर लंबा है। सिर्फ बोल रहे हैं, बॉन्ड सेंटीमीटर्स में नहीं होते हैं, या तो एंगस्ट्रॉम में होंगे या पिकोमीटर में होंगे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझाया कि ए और बी के बीच में 4 सेंटीमीटर का बॉन्ड है, मुझे इसको बराबर 2 भागों में बांटना है या मुझे बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करूँगी, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, समझ में आता है। तो आधा इसके पास गया, आधा उसके पास गया। तो
तो इस तरीके का जो क्लीवेज होता है बॉन्ड्स में, किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड्स का, उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो हमारे पास में एक स्पीशीज, नई स्पीशीज बनती है। दिस इज ए रेडिकल और मैं बोल सकती हूँ बी रेडिकल। दिस इज कॉल्ड रेडिकल। क्या बनेगा? रेडिकल। तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ऑलवेज रेडिकल इज फॉर्म्ड, हमेशा क्या बनेगा? रेडिकल फॉर्मेशन होगा। अब रेडिकल यहाँ पर क्या है? एक इंटरमीडिएट है। क्या है यहाँ पर? एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट है। अब ये जो इंटरमीडिएट है इससे कोई भी रिएजेंट आकर रिएक्शन करेगा और कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो रेडिकल के साथ में जनरली रेडिकल ही रिएक्ट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। जब भी रेडिकल होगा, रेडिकल की स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि जब भी रेडिकल बनेगा तो वो या तो वो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल के साथ में ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो बनने वाली एक ही स्पीशी होगी विच इज कॉल्ड रेडिकल। समझ में आता है? ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी ही होती है, ठीक है। तो जब हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे इसके बाद में, तब हम उसके बारे में, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो समझ में आया होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है कि जनरली हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ए और बी का, वो इक्वल टू क्या है? 0। वो इक्वल टू क्या है? 0 है। आता है समझ में? स्पेशल कंडीशन में हम ऐसे बोल सकते हैं कि हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होगा, इसे मैं अभी लिखवाती हूँ, वो ग्रेटर भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है ना, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। उस कंडीशन में हमें स्पेसिफिक कंडीशंस देनी पड़ती हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस आर गिवन, कंडीशंस आर गिवन, जैसे कि सनरेज दे दी, एच न्यू गरम कर दिया, थर्मल एनर्जी उसको प्रोवाइड करा दी। समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए जब भी रेडिकल फॉर्मेशन होता है। पर इन केस अगर रेडिकल फॉर्मेशन के दौरान मान लीजिए आपको कोई ऐसी स्पीशी दिखे वो भी रेडिकल से ही बन रही हो, फॉर एग्जाम्पल है HCl बनता है भाई, तो H रेडिकल और Cl रेडिकल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ना। क्लोरीन क्या है यहाँ पर? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H यहाँ पर क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं बोल दूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो गया, पर फिर भी ये रेडिकल के फॉर्म में है। तो ये रेडिकल स्पेसिफिक कंडीशन के बीच में होती है, या तो थर्मल कंडीशन होगी या फिर H न्यू दिया जाएगा, सन रेज दी जाएंगी, अल्ट्रा वायलेट रेज दी जाती है, तो स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाएंगे। तो लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखिएगा ज़रा प्लीज़, लिखिए ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज। उतारा आप लोगों ने? ये नहीं उतारा? उतारिए प्लीज़, उतारिए। मैडम पता नहीं कहाँ से कहाँ लिखते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ? होमोलिटिक के नीचे लिखिएगा, ऐसे ही बना लो टेबुलर फॉर्म में, उसी के नीचे लिखिएगा। बोले ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज the sharing electrons of covalent bond, the sharing electrons of covalent bond dispersed equally, the sharing electrons of covalent bond dispersed equally to the species, या on the species, ऐसे लिख लीजिए, on the species that is both species consist one electron or odd electron, one electron or odd electron. This species is called radical. This species is called radical. It is an intermediate species.
It is a intermediate species which are electronically deficient, which are electronically deficient. फाइन, समझ में आता है हमें? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज में। अब देखो हेट्रो का नाम से ही हमें समझ में आता है भाई कि हेट्रो क्या है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो डिफरेंट यहाँ पर क्या है? डिफरेंट की वजह से डिफरेंट लिटिक, और क्लीवेज का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्लीवेज ही लिख लीजिए, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होगा हमारे पास में? पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। या मैं ऐसे बोल दूँ, इक्वल टू तो नहीं होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। समझ में आता है कि नहीं? दो स्पीशीज़ के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, मैं बोलती हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? ए की, वो ग्रेटर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब बताएं मुझे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरफ शिफ्ट होंगे? ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ये जो पार्टनरशिप थी इलेक्ट्रॉन्स की, अब ये देखो ए बहुत चालू है। एक तो पहले इसने बताया नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले कि इसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब उसने बोला कि जब जब ज़रूरत थी तब तो इसने शेयरिंग कर ली, उसके बाद में जब रिएक्शन करने का टाइम आया तो दे आर वेरी क्लेवर। ये क्या कहता है कि भाई मेरे पास मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ग्रेटर है, तो बेटा तेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरे को ही दे दे। तो बी ने तो इसके ऊपर फेथ किया और ए ने इसके साथ में चीटिंग करी। समझ में आता है? होता है ना कुछ चीज़ें कि हम बताते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हम छुपाते हैं, उसके बाद में बताते हैं। तो जब तक तो रिश्ता बन चुका होता है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। ज़्यादातर मैरिजेस में ऐसा ही होता है ना। फिर बाद में क्या, जाने से तो रहे, कहीं जा तो सकते नहीं छोड़ के, झेलना तो पड़ता ही है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि B और A के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ? पूरे के पूरे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए? A के पास में शिफ्ट हो गए। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है तो हमारे पास में दो तरीके की स्पीशीज़ बनेंगे। A पर आएगा नेगेटिव चार्ज, B पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, अगर ए की जगह मैं कार्बन पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा? C नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कार एनायन, सुना होगा आपने। और अगर यहीं पर B की जगह भी मैं कार्बन पुट कर दूं तो यहाँ पर C पर पॉजिटिव आ जाएगा और इसे मैं बोलती हूँ कार्बोकैटायन। ये दोनों ही क्या हैं? इंटरमीडिएट ही है। ये भी क्या है? इंटरमीडिएट्स हैं। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आता है हमें? चलिए, कितने बजे से ली थी हमने क्लास? टाइम है अभी 3 बजे से ली थी, 3 बजे से ली थी तो 4:30 तक लेनी है ना। चलिए और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमें होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज समझ में आता है? क्या बोर हो गया क्या? नहीं, मैं इंटरेस्टिंग बातें भी करती हूँ बीच बीच में कभी कभी, अभी नहीं कर रही हूँ। जब यूज्ड हो जाएंगे ना हम एक दूसरे से, तब हम अच्छी बात है, मतलब केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे ऐसे कि तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि भाई मैम आई और बोलना शुरू किया और बस जब होता है ना रामायण गाते हैं कई लोग, वैसे नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी होता है क्लास में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। बच्चे का मैं तो खुद ही बोर हो जाती हूँ यार। चलो, क्या हमें समझ में आता है यहाँ पर हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज? होपफुली आपको भी आता ही होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे जो भी करेंगे। चलिए करते हैं। उतारा था ना आप लोगों ने? चलिए, मेरे को लगा मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी। जब भी हम रिएक्शंस करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सम ऑफ द रिएक्शंस
बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। समझ में आता है? नंबर ऑफ रिएक्शंस आर देयर जहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशंस होंगे, उन्हें आइसोलेट किया गया है, उन्हें स्टडी किया गया है, पर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। तो हमने ऐसे बोला कि जब भी रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं तो वो दो तरीके के सबस्ट्रेट बनाती है, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बनाती है। तो देखो दो तरीके से रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं कि मान लीजिए कि मैंने कोई रिएक्शन लिया या सबस्ट्रेट लिया, रिएक्शन जब भी मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सबस्ट्रेट लिया, ठीक है, रिएजेंट लिया और फिर मैंने रिएक्शन प्रोसीड कराई। तो जब मैं रिएक्शन प्रोसीड कराऊंगी तो हमारे बीच में पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसके बाद में वापस रिएक्शन प्रोसीड होगी और वापस प्रोसीड होने के बाद में हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आता है? ये एक तरीका होता है। इंटरमीडिएट का जो टाइम होता है, टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है, पर बनता है, उसे आइसोलेट किया जा सकता है। एक और रिएक्शंस प्रोसीजर होता है कि हमने सबस्ट्रेट लिया, रिएजेंट लिया, रिएक्शन कराई, रिएक्शन के अंदर क्या हो गया, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों एक साथ में जुड़ गए। मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में फिर इसमें से कुछ ब्रेकिंग होती है और ब्रेकिंग के बाद में हमारे पास में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आता है? दो तरीके से रिएक्शंस चलती है, ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड एंड older bonds are broken simultaneously। समझ में आता है कि जो न्यू बॉन्ड्स और ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो एक साथ टूटते हैं और एक साथ बनते हैं। न्यू बॉन्ड्स तो एक साथ बनेंगे और जो ब्रोकन होंगे ओल्ड बॉन्ड वो टूटेंगे, तो दोनों प्रोसीजर क्या होता है, साथ में चलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है इसे, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। पर यहाँ पर क्या होगा कि पहले या तो आप इधर इंटरमीडिएट रिएजेंट ना लिखें तो सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट किस में बदलेगा, पहले इंटरमीडिएट में बदलेगा। अब इंटरमीडिएट आपका रेडिकल हो सकता है, कार्बोकेटायन हो सकता है, ये हो सकता है कार्बीन हो सकता है, एक और होता है बेंजाइन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है, ठीक है, नाइट्रीन हो सकता है। तो ये सारे हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो पहले इसमें बदलेंगे किसी ना किसी वजह से और उसके बाद में रिएजेंट इनके साथ में रिएक्शन करेगा और फिर ये प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। आता है समझ में? तो पूरी दुनिया में इसी दो तरीके की रिएक्शंस चलती हैं। समझ में आता है? पूरी दुनिया में जितनी भी रिएक्शंस चलती है, चाहे हमारी बॉडी के अंदर चलती हो, चाहे हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में चलती हो, चाहे ऊपर एनवायरनमेंट में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, चाहे हमारी पृथ्वी में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जितनी भी चलती है रिएक्शंस, वो ये दो प्रोसेसेस से चलेंगे। या तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट बना है तो 2-4 घंटे के लिए पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत ही माइन्यूट सेकेंड्स के लिए बनता है। कुछ की लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है, जैसे होता है ना हमारे सब जितने भी यहाँ पर जीव हैं या बायोलॉजिकल एनिमल्स हैं, उन सभी की लाइफ टाइम अलग अलग है ना, सभी की लाइफ टाइम अलग अलग है ना। किसी की जैसे कछुआ है उसकी काफ़ी ईयर्स तक होती है ना। हमारी 60-70 ईयर्स एवरेज लाइफ मानते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी 60-70 ईयर्स होती है। तो एक्सीडेंट या जैसे अभी कोविड में खूब सारे बिना बेचारे ऐसे ही चले गए, है ना, काफ़ी सारे थे ना जो ऐसे ही चले गए। तो जनरली हम मान के चलते हैं कि 60 या 65 ईयर्स ह्यूमन की लाइफ है। उसके बाद में डॉग 12-13 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं होती डॉग की, है ना। तो हर बायोलॉजिकल जो एनिमल है उसकी लाइफ टाइम क्या है, अलग अलग है। सिमिलरली वे में यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उनकी भी सबकी लाइफ टाइम क्या होती है, अलग अलग होती है। अब ये जो लाइफ टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर है कि हम रिएक्शन कराते हैं, फिर रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बड़ी क्लास में जाना है, आगे आपको ये सारी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप नीट और उसकी तैयारी कर रहे हैं अगर IIT की, JAM की, तो उन सब में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या सबकी लाइफ टाइम अलग अलग होगी। और कैसे आइसोलेट किया जाता है भाई, कि रिएक्शन को पहले तो प्रोसीड कराया जाता है, इंटरमीडिएट तक लाया जाता है। मान लीजिए मेरे को कार्बोकेटायन बनाना है तो यहाँ तक इसको प्रोसीड कराया जाएगा, फिर उस रिएक्शन को स्टॉप किया जाता है।
उसको फिर आइसोलेट किया जाता है, तो जो भी बना उसको निकाला जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में से, बीकर में लिया, बीकर में से उसको निकालेंगे, फिर उसको निकालने के बाद में किसी भी टेक्निक द्वारा, किसी भी टेक्निक से, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम जब भी टेक्निक्स की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, नंबर ऑफ टेक्निक्स आर देयर, और उससे इनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा दिख रहा है ये इंटरमीडिएट, इसकी लाइफ टाइम कितनी होगी, 10 सेकंड तक जिंदा रहेगा, 50 सेकंड तक रहेगा, फिर वापस किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती है, तो पूरी रिएक्शन के दौरान हमारे पास में पूरी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें ये दो टाइप की रिएक्शंस ही होती हैं, या तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो अभी हमें डिफरेंस निकालना है, व्हाट इज इंटरमीडिएट स्टेट और व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन करेंगे भाई कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। जब भी हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको सारी टेक्निक्स के बारे में बताते जाएंगे। लिखिए, एक जगह इंटरमीडिएट लिख लीजिए, हटा दें इसे, या लिखना है, लिखें, वापस लिखो बैक साइड वाला। चलिए लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। पहला लिखेंगे, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंटरमीडिएट आइसोलेटेड ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया जा सकता है। आइसोलेट करने का मतलब होता है निकालना, है ना, आइसोलेट किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इज ऑलवेज हायर due to bond breaking and formation simultaneously। यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट हायर होती है इसकी भी, और स्टेबल की तरफ भी होता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को। इंटरमीडिएट की भी एनर्जी क्या होगी, हायर ही होगी, क्योंकि वो इंटरमीडिएट है और रिएक्टिव है ना। इंटरमीडिएट जो होता है वो रिएक्टिव भी होता है, पर कंपैरेटिवली इसके देखा जाए ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, एनर्जी होगी तो सही पर कम होगी उससे। और क्या लिख सकते हैं हम एनर्जी और इंटरमीडिएट के बारे में, जनरली स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल की तरफ होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो मेनली इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट को क्या करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं। देखो अब मैं आपको एक ग्राफ बना के बताते हैं जिससे आपको शायद समझ में आए, और आपने पढ़ा हुआ होगा, वही सारी चीज़ें होती हैं जीओसी में, सभी एक तरीके से ही पढ़ाते हैं, मतलब एक तरीके की ही पढ़ाते हैं, क्योंकि जो है वही पढ़ाया जाएगा। जब भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये हमारे पास में एनर्जी होती है, ये हमारे पास में रिएक्शन प्रोसीजर होता है, या जो प्रोसीड होती है रिएक्शन वो होती है, ठीक है। ये हमारे पास में रिएक्टेंट है, और यहाँ मान लीजिए कि नीचे या ऊपर जहाँ पर भी ये हमारे पास में प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, लोअर है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, थोड़ी सी हायर है, कम भी हो सकती है
दिस इज़ द डिफरेंट मैटर कि रिएक्शन दो तरीके के प्रोसीजर बनते हैं, एक में प्रोडक्ट ऊपर की तरफ बनेगा, एक में प्रोडक्ट नीचे की तरफ बनेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो क्या देखना है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट देखनी है। तो देखो अगर मान लीजिए ये इस तरीके का स्लोप आता है हमारे पास में, यहाँ पर क्या है स्लोप, हायर एनर्जी पर है, एनर्जी कोऑर्डिनेट पर क्या है, हायर है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। इसको मैं ऐसे लिखूँ, रिएक्टेंट को ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिएक्टेंट है AB है और प्लस C है। यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात करती हूँ तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, ऐसे, समझ में आता है। और अगर जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी उसके बाद में अगर मैं इसको लिखूँ तो ये इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं इंटरमीडिएट वाले की बात करूँ तो देखो इंटरमीडिएट वाले में भी सेम है, रिएक्शन प्रोसीजर है या प्रोसीड है, ये हमारे पास में एनर्जी कोऑर्डिनेट है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है AB और C है, ये हमारे पास में प्रोडक्ट है, दिस इज़ AC और B है। तो अब यहाँ पर देखिए कर्व ये भी ऐसा ही बनेगा, कर्व ये भी ऐसा ही बनेगा, बट यहाँ पर देखो अब ये जो इंटरमीडिएट आएगा वो कैसे आएगा कि A पहले इंटरमीडिएट में बदला, अब यहाँ पर देखो A क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, A रेडिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, A जो है वो एनायन के फॉर्म में हो सकता है, A जो हो जाए वो पॉजिटिव के फॉर्म में हो सकता है, समझ में आता है। और उसके बाद अब यहाँ क्या बना है, ये पूरा इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। अब स्पेसिफिक रिएक्शंस के अलग तरीके से बनते हैं ग्राफ, ये जनरल ग्राफ बनाए हैं मैंने आपके जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं इंटरमीडिएट के और ट्रांजिशन स्टेट के। तो ट्रांजिशन स्टेट को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको इंडिविजुअल, जैसे भी वो बने हैं, होमोलिटिक क्लीवेज से बने हैं तो रेडिकल बनेगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बने हैं तो या तो एनायन या केटायन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कंफर्म। चलिए अब नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे एग्जैक्टली। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा एक और चीज़ रह गई थी मुझे अभी याद आई है, तो लिख लीजिए फिर उतार लीजिएगा आराम से। मैंने आपको अभी वहाँ पर लिखवाया था कि अमोनिया पर, अमोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है पर वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, नहीं होता ना, ये लीविंग ग्रुप होता है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, इसे लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसी के अंदर एक और होता है H2O पॉजिटिव, H2O पॉजिटिव है ना, हाँ। तो ये भी जो होता है ना वो इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, बट देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी स्पीशीज़ पर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। ये भी क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप होता है। लीविंग ग्रुप का मतलब समझते हैं आप लोग, डू यू नो दैट व्हाट इज़ द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब होता है जैसे आपके लीविंग फ्रेंड्स कि मुसीबत के वक्त कौन सबसे पहले छोड़कर जाएगा, दीज ऑल आर लीविंग ग्रुप्स, ठीक है। देखो आपके 4 फ्रेंड हैं और 4 में से मान लीजिए कि कुछ एक ही हैं जो बहुत अच्छे हैं और जैसे ही मुसीबत आई वो 3 तो भाग गए। तो जो भागे, जैसे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, जनरली देखो पैसों के मामले में ही भाग जाते हैं, कौन देगा, है ना। तो पैसों की अगर ज़रूरत पड़ी और आपने उनसे बोला कि यार मुझे आज 10 मतलब 50 60 70 रुपये चाहिए या 200 रुपये चाहिए, कल ले लेना तो सबसे पहले बोलेंगे यार मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास ये यार वो, बहाने, नंबर ऑफ बहाने वहाँ पे लगना शुरू। दीज आर दी लीविंग ग्रुप्स कि वो आपको छोड़कर जाएंगे। तो अच्छे लीविंग ग्रुप्स होते हैं वो, है ना। और जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, जिसके ऊपर हम कभी विश्वास नहीं करते और जिससे अपन मांगते भी नहीं है, क्योंकि ये क्या देगा, जिसको अपन ये कहते हैं ना ये क्या देगा यार, इसके पास तो खुद के पास ही नहीं होगा, वो ज़रूर देगा आपको, ये मान के चलिएगा, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। वो क्या होता है, बेस्ट ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जैसे ही ऑक्सीजन पर, वैसे ये बहुत अच्छा ग्रुप होता है। वाटर क्या होता है, एक अच्छा ग्रुप होता है। OH क्या होता है, एक अच्छा ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। बट जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लीविंग ग्रुप की तरफ भी होगा, बिल्कुल आसानी से बाहर चला जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपकी लाइफ से बाहर, सबस्ट्रेट की लाइफ से बाहर। समझ में आता है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लीविंग ग्रुप, और वो भी गुड वाले, बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप।